Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is essential commodities. तो हम जानेंगे ये क्यों न्यूज पे आया essential commodities के बारे में. State to set up district wise price monitoring center for essential item. State जो है वो सेटअप करेंगे district wise price monitoring center को essential item के लिए. Essential commodity are the product, the supply of which if obstructed due to hoarding or black marketing would affect the normal life of the people. Essential commodities जो है वो वैसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका सप्लाई जो है अगर ऑब्स्ट्रक्ट होता है होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग के कारण तो ये इम्पैक्ट डालेगा नॉर्मल लाइफ के ऊपर पीपल का. The Department of Consumer Affairs under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution had a system of collecting price of 22 essential food commodity in the country. और जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है, उनके पास एक सिस्टम है कलेक्ट करने का प्राइसेस को लेकर 22 इसेंशियल फूड कमोडिटीज का कंट्री पे. ऑल स्टेट शुड सेट अप प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर फॉर क्रिटिकल गुड्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट. और जो सारे स्टेट है वो सेटअप करेंगे प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर को क्रिटिकल गुड्स के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट में. द सेंटर इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू 750 प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर. और जो सेंटर है वो प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट ताकि वो क्रिएट कर सके 750 प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर को. Essential commodities are regulated under the Essential Commodities Act of 1955. जो essential commodities है इनको रेगुलेट किया जाता है Essential Commodity Act 1955 के माध्यम से. It aims to regulate the production, supply and distribution of and trade and commerce in certain commodity in the interest of the general public. इसका मकसद है रेगुलेट करना जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रेड और कॉमर्स का कुछ कमोडिटीज का जो कि इंटरेस्ट में हो जनरल पब्लिक के. The central government may add or remove an essential commodity from the list through a notification. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐड कर सकते हैं व रिमूव कर सकता है essential commodity को लिस्ट से एक नोटिफिकेशन के माध्यम से. Bureau of Indian Standard (BIS). BIS is the national standard body of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. It was established under the BIS Act 2016. जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है भारत का मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है. इसको स्टैब्लिश किया गया था BIS एक्ट 2016 के माध्यम से. मिनिस्ट्री फॉर कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसके एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट है. मेन एक्टिविटी और स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स. इनका मेन एक्टिविटी क्या है तो स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन गुड्स का BIS का मेन काम है. BIS is responsible for developing Indian standard, implementing voluntary and mandatory standard such as quality control order and providing quality assurance to consumer. और जो BIS है वो रिस्पॉन्सिबल है डेवलप करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड को. ये इंप्लीमेंट करता है वॉलेंट्री और मैंडेटरी स्टैंडर्ड को जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हो गया. ये प्रोवाइड करता है क्वालिटी एश्योरेंस कंज्यूमर को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरगवर्नमेंटल मीटिंग टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन कंक्लूड. तो ये जो मीटिंग था कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो इंटरगवर्नमेंटल मीटिंग था ताकि एंड किया जा सके प्लास्टिक पॉल्यूशन को, ये आपका हो चुका है. द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी INC1 कंक्लूडेड इन उरुग्वे. तो पहला सेशन था इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी INC1 का, ये आपका उरुग्वे में हुआ है. इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं. द INC1 वाज कन्वेंट एंड मैनेज बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. जो आपका इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी INC1 था इसको कन्वेंट किया गया और मैनेज किया गया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा. INC1 जो है एक लैंडमार्क रेजोल्यूशन था जिसको इंडोर्स कराया गया था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली के द्वारा. उन्होंने कहा इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ताकि प्रमोट किया जा सके सस्टेनेबल प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को प्लास्टिक को लेके. अकॉर्डिंग टू द OECD, ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन वाज 460 मिलियन टन इन 2090 and during the same period plastic was doubled to 350 million ton from 156 million ton. और OECD के अनुसार जो ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन था वो 460 मिलियन टन का था 2019 के समय पे, जबकि ये आपका 234 मिलियन टन था 2000 में. और सेम पीरियड में प्लास्टिक वेस्ट डबल हो गया है, 353 मिलियन टन हो चुका है 156 मिलियन टन से. एग्जैक्ट फ्रॉम आउटकम डॉक्यूमेंट टाइटल समरी ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन साइंस. जो एक्सट्रैक्ट है हमारा जो आउटकम डॉक्यूमेंट था जिसका टाइटल था समरी ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन साइंस, इसका आउटकम को हम समझते हैं. रिकॉग्नाइज द लिंक बिटवीन प्लास्टिक, ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ. हमें समझना होगा जो लिंक है प्लास्टिक, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ के बीच में. Endorse the Center for Science and Environment position that plastic pollution is rooted in the material life cycle and offshoot of the linear take-make of dispose economy. और ये इंडोर्स करता है जो सेंटर है साइंस एंड एनवायरमेंट को कि पोजीशन जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन का ये मेन रीजन है मटेरियल लाइफ साइकिल पे, और ये ऑफशूट कर रहा है लिनियर टेक मेक डिस्पोज इकोनॉमी को
करेंट ट्रेड जो है उसमें आवश्यकता है कि हम रिप्लेस करें सर्कुलर इकोनॉमी को, जो एक मॉडल है प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, जो इन्वॉल्व करे रीयूज, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग और रिसाइकलिंग एग्जिस्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट का जितना लंबा हो सके उतने लंबे समय तक के लिए, फॉर स्ट्रेटेजिक गोल दैट कैन गाइड द ट्रांजिशन टू ए सर्कुलर इकोनॉमी। जो 4 स्ट्रेटेजिक गोल है जो कि मदद करेगा ट्रांजिशन में सर्कुलर इकोनॉमी की ओर, वो क्या है? रिड्यूस द साइज ऑफ प्रॉब्लम बाय एलिमिनेटिंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग प्लास्टिक आइटम, यानी रिड्यूस किया जाए जो साइज ऑफ प्रॉब्लम का, एलिमिनेट करके या सब्स्टिट्यूट करके प्लास्टिक आइटम को। इंश्योर दैट प्लास्टिक प्रोडक्ट आर डिजाइन टू बी सर्कुलर, इंश्योर किया जाए कि जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है उसको डिजाइन किया जाए सर्कुलर हो। क्लोज द लूप ऑफ प्लास्टिक इन द इकोनॉमी, क्लोज किया जाए जो लूप है प्लास्टिक का इकोनॉमी पे। मैनेज प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी रीयूज और रिसाइकिल इन एन एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मैनर, और मैनेज किया जाए प्लास्टिक को जिसको रीयूज या रिसाइकिल नहीं किया जा सकता एक एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मैनर पे। प्लास्टिक वेस्ट की अगर हम बात करें भारत में, द मेजोरिटी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट यूज इन इंडिया टुडे इज फॉर पैकेजिंग एंड इज प्रोडक्शन, द मेजोरिटी ऑफ विच इज सिंगल यूज दैट मे और मे नॉट बी रिसाइकेबल इज इंक्रीजिंग ईच ईयर। जो मेजोरिटी है प्लास्टिक का जो कि उपयोग होता है भारत में आज, वो पैकेजिंग के लिए होता है। इसका प्रोडक्शन जो है, जो मेजोरिटी है, वो सिंगल यूज होता है जो कि रिसाइकेबल नहीं है बहुत हद तक, और ये प्रत्येक साल बढ़ रहा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अनुसार 34 लाख टन जो प्लास्टिक वेस्ट है ये जनरेट हुआ था भारत में 2019-20 के दौरान, जो कि डबल है लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन पे। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं। As a result, the government had notified the Plastic Waste Management Rule 2016, which for the first time provided for extended producer responsibility. इसी के कारण गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का, जो कि पहली बार प्रोवाइड कर रहा था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अंडर दिस, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग वेस्ट जनरेटेड बाय देयर प्रोडक्ट। और इसके अंतर्गत जो प्रोड्यूसर होंगे, इंपोर्टर होंगे और ब्रांड ओनर होंगे, उनको रिस्पॉन्सिबल किया गया कि वो कलेक्ट करेंगे जो वेस्ट जनरेट होता है उनके प्रोडक्ट के कारण। व्हाट मोर नीड टू बी डन टू टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द कंट्री, और क्या करने की आवश्यकता है ताकि टैकल किया जा सके प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्री पे। स्ट्रेंथनिंग इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड रिसाइकलिंग इन्वेंट्री, यानी मजबूत करना होगा हमें इंडिया के प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को और रिसाइकलिंग इन्वेंट्री को। मेकिंग ब्रांड डिस्क्लोज द नंबर ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस, कलेक्टेड, रिसाइकल एंड बर्न्ड ईच ईयर, जो ब्रांड है उनको लिए करना होगा कि वो डिस्क्लोज करे जो नंबर है प्लास्टिक का जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं हर एक साल। इंटीग्रेटिंग द इनफॉर्मल सेक्टर इनटू द फॉर्मल वैल्यू चेन फॉर प्लास्टिक मैनेजमेंट, इंटीग्रेट करना होगा इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल वैल्यू चेन पे प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए। डिजाइनिंग प्रोडक्ट पैकेजिंग विद द एंड ऑफ लाइफ स्टेज इन माइंड, और डिजाइन करना होगा प्रोडक्ट पैकेजिंग को स्टेज को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो हम जानेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के बारे में। पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। हंसराज अहीर अज्यूम चार्ज एज एनसीबीसी चेयरपर्सन, तो जो आपका हंसराज अहीर है उन्होंने अज्यूम किया है चार्ज को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के चेयरपर्सन के तौर पर। Following the 102nd Constitutional Amendment Act 2018, NCBC become a constitutional body established under Article 338B of the Indian Constitution. ये बना है आपका 102nd Constitutional Amendment Act 2018 के माध्यम से। जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है ये आपका एक कंस्टिट्यूशनल बॉडी है, ये याद होना चाहिए कौन सा बॉडी है, कंस्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया है आर्टिकल 338B के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। द कमीशन वाज द आउटकम ऑफ इंदिरा सोनी केस 1992 एंड वाज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये जो कमीशन था वो आउटकम था आपका इंदिरा सोनी केस 1992 का, वो स्टैट्यूटरी बॉडी था। एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ द कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है इसके चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और जो मेंबर है कमीशन के उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। The condition of service and tenure of office shall be decided by president, और जो कंडीशन है सर्विस का, जो टेन्यूर है ऑफिस का, इसको डिसाइड किया जाता है उसके प्रेसिडेंट के द्वारा। द कमीशन शैल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीड्यूर, जो कमीशन है उसके पास पावर है रेगुलेट करने का इसके खुद के प्रोसीड्यूर को। द कमीशन कंसीडर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कम्युनिटी, ये जो कमीशन है ये कंसीडर करते हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज के लिए। द कमीशन हैज द सेम पावर एज ए सिविल कोर्ट, जो कमीशन है उनके पास सेम पावर है जैसा कि सिविल कोर्ट के पास होता है। पावर ऑफ एनसीबीसी, जो पावर है एनसीबीसी के पास, एनसीबीसी विल हैव ऑल द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट, एनसीबीसी के पास सारा पावर है सिविल कोर्ट के पास जो पावर होता है। इट्स पावर इंक्लूड समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, इसके पास पावर जो है वो इंक्लूड करता है कि वो समन भेज सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस को किसी भी पर्सन का किसी भी पार्ट से भारत के एग्जामिन करने के लिए। इट कैन आस्क फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एंड रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट, और ये बोल सकते हैं प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को वो रिसीव कर सकते हैं एविडेंस को एफिडेविट को लेके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स एसएसआई। तो हम जानेंगे सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स के बारे में। अगर कोई भी इंडेक्स है तो इंडिया का रैंक क्या है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, वो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया टॉप द इंडेक्स ऑन सोशल हॉस्टिलिटी रिलेटेड टू रिलीजन। इंडिया टॉप कर रहा है इस इंडेक्स में सोशल हॉस्टिलिटी को लेकर, जो कि रिलेटेड आपका रिलीजन से। दिस रिपोर्ट वाज रिलीज बाय वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर। ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया गया है वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा। SSI measure act of religion hostility by private individual, organization or group. The index comprise 13 metrics including religion related armed conflict or terrorism and mob or sectarian violence. जो सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स है ये मेजर करता है जो एक्ट है रिलीजियस हॉस्टिलिटी का प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के द्वारा। ये इंडेक्स कंप्राइज करता है 13 मैट्रिक्स को, जिसमें कि रिलीजन रिलेटेड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, मॉब या सेक्रेटेरियन वायलेंस आता है। 9.4 आउट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर जो है 10 में इंडिया का सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स में है 2020 पे। और ये वॉर्स है नेबरिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, यानी जो इंडिया का पोजीशन है वो खराब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी। तो आप समझ सकते हो ये जो रिपोर्ट है वो कितना ज्यादा बायस्ड है। अफगानिस्तान में तालिबान रूल पे क्या किया जा रहा है वो आपको पता है, पाकिस्तान का क्या कंडीशन आपको ये पता है, फिर इराक में जो कंडीशन अभी चल रहा है वो आपको पता है। लेकिन इन सबका रैंक जो है हमसे अच्छा है, ठीक है। हमारा रैंक सबसे खराब है 9.4 के साथ 10 जो दिया गया मैक्सिमम स्कोर, उसमें हमारा 9.4 है, यानी सबसे ज्यादा सोशल हॉस्टिलिटी इनके अनुसार भारत में ही है। तो कितना ज्यादा बायसनेस आपको समझ सकते होंगे। तो यानी ये रिपोर्ट जो है कंप्लीटली बायस्ड है। ये जो स्टडी है ये रिकॉर्ड कर रहा है जो टारगेट है माइनॉरिटी का इंडिया पे पेंडेमिक के दौरान। यानी इनका मानना है कि टारगेट किया जा रहा था माइनॉरिटी को पेंडेमिक के दौरान भारत में, किनको टारगेट किया जा रहा था ये सबको पता है। जो वोट्स 11 कंट्री है कौन कौन सा है, तो इसमें पहला पोजीशन में इंडिया है, दूसरा में नाइजीरिया, तीसरा में अफगानिस्तान, चौथा में इजराइल, पांचवा में माली, छठवां में सोमालिया, सातवां में पाकिस्तान, आठवां में इजिप्ट, नौवां में लीबिया, 10वां में सीरिया और 11वां में इराक। तो आप समझिए कि हमसे नीचे है पाकिस्तान भी, इराक भी, लीबिया भी, माली भी, इजराइल भी, यानी सबसे ज्यादा खराब कंडीशन इनके अनुसार भारत का है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टीम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट। तो हम जानेंगे स्टीम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट के बारे में। वर्ल्ड फर्स्ट स्टीम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट हेड टू द मून एंड बियॉन्ड। जो वर्ल्ड का पहला स्टीम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट था वो मून और उसके बियॉन्ड गया है। इक्वेलस स्पेसक्राफ्ट इज ए वाटर पावर क्यूबसैट स्पेसक्राफ्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है नाम मेंशन करके कि ये है क्या। तो जो आपका इक्वेलस स्पेसक्राफ्ट है ये एक वाटर पावर क्यूब सेट स्पेसक्राफ्ट है। इट वाज डेवलप्ड बाय जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसको डेवलप किया गया है जक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा। लॉन्च फ्रॉम नासा ओरियन स्पेसक्राफ्ट। इसको लॉन्च किया गया था नासा के ओरियन स्पेसक्राफ्ट की मदद से। This space mission will carry out a number of investigation, including testing of the radiation environment to help determine what precaution future astronaut would have to take out in the deep space location. ये जो स्पेस मिशन है ये कैरी करेगा बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन को, जिसमें कि वो टेस्ट करेंगे रेडिएशन इन्वायरमेंट को भी, ताकि मदद मिल सके डिटरमाइन करने में कि क्या प्रिकॉशन फ्यूचर एस्ट्रोनॉट को रखना होगा जब वो डीप स्पेस लोकेशन के लिए मिशन करेंगे। तो इट प्लैंड ऑर्बिटल पाथ विल बी द सेकंड अर्थ मून और लार्जर पॉइंट। इसका जो प्लैंड ऑर्बिटल पाथ है वो सेकंड अर्थ मून लैग्रेंज पॉइंट EML2 का होगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपका फिनिक्स हो गया, ये सन सेंसर है, ये डेल्फिनस, ये स्टार ट्रैकर, सन सेंसर साइड वाला आपका, ये सोलर एरे पैडल्स आपका दोनों तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रैंसमवेयर। जानेंगे अब रैंसमवेयर के बारे में, पहले भी इसे कंसीडर कर रखा है। रैंसमवेयर इज अ मैलवेयर डिजाइन टू डिनाई अ यूजर और ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू फाइल ऑन देयर कंप्यूटर। जो रैंसमवेयर है ये एक मैलवेयर है, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये डिनाई करता है यूजर या ऑर्गेनाइजेशन को वो एक्सेस नहीं कर पाते अपने ही फाइल को अपने कंप्यूटर पे। प्रोसेस इसका क्या होता है, द मेलवेयर फर्स्ट गेन एक्सेस टू द डिवाइस। सबसे पहले तो मेलवेयर एक्सेस लेता है आपके डिवाइस का। डिपेंडिंग ऑफ द टाइप ऑफ रैंसमवेयर आइदर द इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम और इंडिविजुअल फाइल आर इनक्रिप्टेड। और डिपेंड करते हुए जो टाइप है रैंसमवेयर का, चाहे तो पूरा का पूरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या इंडिविजुअल फाइल को इनक्रिप्ट किया जाता है। रैंसम इज देन डिमांडेड फ्रॉम द विक्टिम। उसके बाद एक रैंसम डिमांड किया जाता है विक्टिम से। पास्ट अटैक देखा गया था रैंसमवेयर का, जैसे वानाक्राई हो गया, पेटिया हो गया, तो ये सारा कुछ पास्ट अटैक था, रैंसमवेयर का ही ये एग्जांपल है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.